हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं सहायक वाचन कक्षा 8। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इस वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं इस पाठ को और जानते हैं सहायक वाचन के बारे में। ये है हमारा अध्याय 7, प्रदेश के प्रभावशाली क्षेत्र एवं राजवंश। इस पाठ के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के प्रभावशाली क्षेत्र और उनके राजाओं के बारे में समझेंगे। क्षेत्र कौन सा है ये देखिए आप, ये रहा ग्वालियर क्षेत्र। पहला क्षेत्र देखिए कौन सा है, ग्वालियर क्षेत्र। ग्वालियर क्षेत्र में अनेक प्रतापी राजवंशों का उदय और पतन देखा है। इनमें प्रतिहार, कच्छपात, तोमर, मुगल और फिर सिंधिया। तो ये देखिए इसके बीचों बीच यहाँ रहा हमारा मध्य प्रदेश। यहाँ से हमारे ग्वालियर साम्राज्य का विस्तार हुआ, जिसमें कौन कौन से राज्य शामिल हुए। ग्वालियर, कई राजाओं ने अपना अपना राज्य का विस्तार किया। प्रतिहार, कच्छपात, तोमर, ये सब राजाओं ने अपना अपना क्षेत्र विस्तारित किया। जिसमें प्रतिहार 9वीं शताब्दी के मध्य में ग्वालियर का इलाका प्रतिहार शासक के अधिकार में आ गया। तो ग्वालियर का इलाका 9वीं सदी में किसके अंडर में था, किसके अंडर में वहां सारा राजकाज किया जाता था, प्रतिहार वंशों के अंडर में। भोज प्रतिहार ने पर्याप्त कीर्ति अर्जित की। उसके 2 शिलालेखों से ग्वालियर की आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक जानकारी मिलती है। वहां पर जो भोज प्रतिहार वंश जो होता है, तो उसमें भोज प्रतिहारों ने बहुत साम्राज्य का विस्तार किया और बहुत ही ज्यादा फेमस हुए वो वहां पर। 2 शिलालेख जो दिए गए हैं, जिसके कारण हमको पता चलता है कि यहाँ पर प्रतिहार राजवंशों ने शासन किया था। अगला दिया गया है कच्छपात वंश। तो कच्छपात राजवंश का प्रथम राजकुमार लक्ष्मण था और उसका अंतिम राजा संभवतः तेजकरण था। सन 1195 से 96 में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय ग्वालियर प्रतिहार सरदार संरक्षण या लोहम देव के अधिकार में था। तो देखिए वहां पर ग्वालियर के जो राज्य था वहां पर किसने किया, पहले प्रतिहार ने, फिर कच्छपात ने। फिर आगे देखिए, आगे चलकर तोमर 14वीं शताब्दी के अंत में राजपूतों के ग्वालियर क्षेत्र तोमर वंश के अधिकार में आ गया। तो देखिए प्रतिहार ने किया, कच्छपात ने किया, अब कौन आ गया, तोमर वंश आ गया। उन्होंने लोधी सल्तनत के पतन तक यहाँ अपना आधिपत्य बनाए रखा। तो लोधी सल्तनत जब तक नहीं आई तब तक कौन रहा, तोमर राजवंश रहा। ये कौन सी शताब्दी में रहा, 14वीं शताब्दी में रहा। इस वंश का संस्थापक वीर सिंह देव था। जो यहाँ के इस वंश को स्थापित करने वाले थे कौन थे, वीर सिंह देव थे। इस राजवंश का सबसे विख्यात राजा मानसिंह था, जिसके द्वारा निर्मित मान मंदिर गोजरी महल आज भी पर्यटकों के आकर्षक का केंद्र है। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए मान मंदिर जो है यहाँ का फेमस है आज भी। ये देखिए गोजरी महल। तो ये गोजरी महल जो है राजा मानसिंह ने अपनी रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। उनके रहने के लिए इस महल का निर्माण करवाया था, जो आज जो है संग्रहालय के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो ये रहा हमारा गोजरी महल, जिसको आज हम संग्रहालय के रूप में देखने जाते हैं। ये देखिए ऐसे हमारा संग्रहालय बन चुका है। ये हमारा गोजरी महल प्रदर्शित किए गए हैं। पर मृगनयनी ने विवाह के बदले और तीसरी यह थी संग्रहालय के रूप में उसका प्रयोग किया जाने लगा है। तो देखिए जो भी हमारे पुराने धरोहर है उसको हम किसी न किसी रूप में अगर प्रयोग करते रहेंगे तो वो हमारी सुरक्षित रहेगी। तो यहाँ दिया गया है, जिसके द्वारा निर्मित मान मंदिर गोजरी महल आज भी पर्यटकों के आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। वह संगीत का महान पारखी था। उनकी संगीत रचनाएं आज भी प्रचलित है। मानसिंह के आश्रम में संगीत की ग्वालियर शैली का जन्म हुआ। उसके समय में लोधियों और तोमरों में भयानक युद्ध हुआ, परंतु मानसिंह के जीवित रहते ग्वालियर की स्वतंत्रता पर आंच नहीं आई। तो देखिए मानसिंह ने ही इस राज्य को बचा कर रखा था।
मानसिंह की मृत्यु के बाद ग्वालियर लोधियों के कब्जे में आ गया, जिससे इनसे बाबर ने किला छीना। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में सन 1528 में 1528 में ग्वालियर यात्रा का वर्णन किया है। तोमर वंश का अंतिम राजा रामशाह था। तो देखिए अब अभी तक किसने शासन किया था? शासन किया था ग्वालियर पर प्रतिहार, गुर्जर और कच्छपात ने, तोमर ने। और अब कौन आया? सिंधिया राज शासन। तो यहाँ देखिए सिंधिया परिवार ने यहाँ पर शासन किया। सिंधिया राजवंशों ने यहाँ पर क्या क्या किया? तो देखिए 1715 में से ही मालवा पर मराठाओं के हमले शुरू हो गए। तो मराठाओं ने अपना राज्य बनाना चाहा, इसको वहां पर हमले शुरू कर दिए। सन 1730 से 31 में पेशवा ने मालवा का राजकाज होलकर तथा सिंधिया को सौंप दिया। तो देखिए जो मराठा आए तो मराठा ने इसको किसके द्वारा चलवाया? सिंधिया के द्वारा चलवाया। सन 1761 में पानीपत के युद्ध में पराजय के कारण मराठा शक्ति पर भारी आघात पहुंचा, परंतु महादजी सिंधिया ने मराठा प्रभुत्व को पुनः स्थापित किया। तो देखिए जो सिंधिया महाराज थे उन्होंने इसको फिर से स्थापित किया। उसी समय से ग्वालियर राज्य का क्षेत्र विंध्य मुरैना से लेकर उज्जैन तथा मंदसौर तक विस्तृत था। सिंधिया राजवंश के शासन में रहा। बाद में वह मध्य भारत क्षेत्र में शामिल हो गया और मध्य भारत क्षेत्र की 25 रियासतों और राजवाड़ों में ग्वालियर शामिल है। तो देखिए यहाँ सिंधिया राजवंशों ने कैसे अपने राज्य को स्थापित किया, आज भी वह वहां पर कैसे सुरक्षित है, तो हम दिखाते हैं आगे। ये देखिए ये जो है ये सिंधिया राजवंशों ने आज भी इस महल को कैसे बचा के रखा हुआ है, कैसे सुंदरता से बसाया हुआ है, कितना सुंदर ये सुरक्षित। यहाँ पर लोग आज भी यहाँ देखने के लिए ये संग्रहालय के रूप में स्थापित किया हुआ है। जो हमारे कौन है? माधवराव सिंधिया जो है वह यहीं के हैं। इनके द्वारा इस राजमहल की देखरेख की जा रही है और यहाँ पर जो भी सामान है, जो भी चीजें हैं उसको सुरक्षित किया जा रहा है। तो देखिए कितना सुंदर ये महल है। टूरिस्ट भी यहाँ पर बहुत सारे लोग, पुराने लोग भी देखने के लिए इसको आते हैं। ये महल की बसावट को आज भी सुरक्षित करके रखा गया है सभी के देखने के लिए। पुराना जो भी है वह उसको संभाल के, जैसे म्यूजियम होता है ना, तो म्यूजियम में देखिए ये सारी चीजें बचाई जा चुकी हैं कि इनको आप पुराना देखिए, पढ़िए, समझिए कि हमारे राजा महाराजा कैसे किन किन हथियारों का प्रयोग करते थे, कैसे हमारे देश को बचाने के लिए कार्य करते थे। तो ये रहा हमारा सिंधिया महल। इसको आप कभी भी आके देखिए। तो ये देखा हमने सिंधिया वंश, सिंधिया राजवंश। अब हम देखेंगे मालवा क्षेत्र का होलकर राजवंश। होलकर में तो बहुत ही बड़ी महारानी प्रसिद्ध हुई है, उनके बारे में आप जानते होंगे। पढ़ते हैं इसको पहले। पेशवा ने दिनांक 3 अक्टूबर 1730 को मल्हार राव होलकर को मालवा प्रांत के सर्वोच्च कमान सौंप दी। सन 1931 में राणोजी सिंधिया को प्रशासनिक मामलों के संबंध में संबद्ध कर लिया। बाद में बाजीराव पेशवा ने मालवा प्रांत को सिंधिया होलकर और तथा 3 पवारों के बीच विभाजित कर दिया, जिससे इंदौर, ग्वालियर, धार, देवास सीनियर और देवास जूनियर राज्यों की नींव पड़ी। होलकर राजवंश इंदौर रियासत में 1948 तक सत्ता में बना रहा। जब 1948 के मध्य भारत राज्य बना तो इंदौर रियासत का उसमें विलय हो गया। तो देखिए होलकर साम्राज्य को समझते हैं हम। पहले होलकर राज्य की कुछ झलकियां देखते हैं। ये हमारा होलकर साम्राज्य। यहाँ पर जो होलकर माता है, ये माता अहिल्याबाई, इन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया और बचा के रखा। ये देखिए ग्वालियर शहर में यह किला एक ऊंचे पठार पर बना हुआ है। ये था हमारा होलकर किला जो आज भी वहां पर इंदौर में विलय हो गया था। ये हमारा ग्वालियर राज्य जो है
ये यहाँ बताया गया ना, इंदौर, ग्वालियर, धार, देवास, इन सबको मिलाकर एक राज्य कर दिया गया था। तो अब कहाँ पहुंच गया हमारा ग्वालियर? होलकर राज्य की सत्ता में। आगे हमारा विस्तार हुआ बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो बुंदेलखंड क्षेत्र लगभग 14वीं शताब्दी के प्रारंभ तक चंदेलों के अधिकार में रहा। लगभग 13वीं शताब्दी में बुंदेलों ने इस राज्य के क्षेत्र में प्रवेश लिया। 13वीं शताब्दी में अब कौन आया यहाँ पर? बुंदेलों ने शासन किया, जिसमें चंदेलों के पतन के साथ ही बुंदेलों का उत्कर्ष हुआ। चंदेलों के बाद कौन आया? चंदेलों के बाद हमारे यहाँ बुंदेलों ने राज किया। सन 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा में अपनी राजधानी की नींव डाली। बुंदेलखंड क्षेत्र के विभिन्न रियासतों के संस्थापक अपनी उत्पत्ति रुद्र प्रताप बुंदेला के 12 पुत्र से मानते हैं। तो देखिए अब किसका उत्कर्ष हुआ? बुंदेलों का। बाद में चंपतराव बुंदेला ने मुगल कब्जे के विरुद्ध जीवन भर संघर्ष किया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र छत्रसाल बुंदेला, तो देखिए जो छत्रसाल हैं वह किसके पुत्र हैं? चंपतराव के। उनकी मृत्यु के पश्चात महाराजा छत्रसाल ने भी बहुत समय तक मुगलों की सेना से संघर्ष किया। अंततः बुंदेलखंड से मुगल अधीनता उतार फेंकने के लिए में उनको सफलता मिली। उन्होंने 1675 में पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। इलाहाबाद के मुगल सूबेदार मोहम्मद खां बंगस के विरुद्ध छत्रसाल को बाजीराव पेशवा की सहायता लेनी पड़ी। छत्रसाल की वीरता का उदाहरण से सिद्ध है। छत्रसाल तो वीर है ना, वीर थे तो उनकी वीरता आज भी गाई जाती है। कहते हैं ना छत्रसाल के कहा गया है ना कि छत्ता तेरे राज को दग दग धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे उत उत फतेह होए। तो ये हमारे छत्रसाल महाराज के बारे में कहा गया है। उन्होंने 1675 में पन्ना को राजधानी बनाया। इलाहाबाद के मुगल सूबेदार मोहम्मद खां बंगस के विरुद्ध में छत्रसाल को बाजीराव पेशवा की सहायता लेनी पड़ी। छत्रसाल की वीरता इस उदाहरण से सिद्ध है कि 80 वर्ष की आयु में भी वे बुंदेला सेना की कमान संभाले रहे। तो देखिए इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद भी उनके बल को छीन नहीं किया जा सका। सन 1803 में बेसिन की संधि के पश्चात बुंदेलखंड की रियासतों तथा वर्तमान महाकौशलों का सागर नर्मदा क्षेत्र के अंग्रेजों के प्रभाव के अधिकार में आ गया। तो आइए देखते हैं। तो उन्होंने 1678 में बनवाया था। ये अब दिखता है। अभी हम पहुंच चुके हैं, पूजा करते हैं। इसके अंदर एक कमरा बना हुआ है कुछ इस तरह का, और इसके दूसरी साइड अगर आप जो अभी गाय वगैरह घूमती हैं वो इसमें यहाँ की इमारतों बुंदेलखंड की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए हमेशा ही जूझता रहा। बुंदेलखंड की वर्ष की उम्र में युद्ध कौशल की शिक्षा हेतु इन्हें तो ये देखिए हमारा महाराज छत्रसाल जी का महल है, लेकिन इसका थोड़ा रख रखाव नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो ये जर्जर होता चला जा रहा है। आगे देखिए कौन सा साम्राज्य आया, और यहाँ हमारे बुंदेलखंड साम्राज्य को भी किसमें मिला लिया गया? अप्रैल 1948 को रीवा राज्य तथा बुंदेलखंड और बुंदेलखंड की 35 रियासतों का विलय विंध्य प्रदेश राज्य में किया गया। तो विंध्य प्रदेश में इसको मिला लिया गया। फिर आई हमारी भोपाल रियासत। तो देखिए भोपाल राजा भोज के राज्य का भाग रहा है। तो राजा भोज ने भोपाल राज्य पर राज किया। बाद में भोपाल रियासत की नींव दोस्त अहमद खां नामक एक अफगान ने डाली। वह 1696 से 97 से 1696 से 97 में भारत आया था। पहले वह मुगल सेना में था। सन 1775 मतलब 1715 में उसने भोपाल में देवरा चौहानों से जगदीशपुर का इलाका छीन लिया। उसका नाम इस्लाम नगर कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो देखिए ये रहा इस्लाम नगर। धीरे धीरे उसने और क्षेत्र जीत लिए और स्वतंत्र हो गया और नवाब की उपाधि धारण कर ली। भोपाल रियासत की यह मुख्य विशेषता है कि यहाँ 4 पीढ़ियों तक बेगमों का शासन रहा। उनमें के नाम है कुत्सिया बेगम, सिकंदर बेगम, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम। और भोपाल में नवाबी शासन
1949 1949 तक बना रहा। 1 जून 1949 को रियासत भारत में मिला ली। ये देखिए, ये है हमारी भोपाल रियासत, जहाँ पर महाराजा राजा भोज ने राज किया था। और ये महल है, ये उनकी रानियां हैं, तो ये है हमारा। तो यहाँ हमने इस पाठ के माध्यम से विभिन्न रियासतों के बारे में समझा। इसको हम यही समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आगे के प्रश्नों के उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।